तो लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि एक डायनामिक सिस्टम क्या होता है, डायनामिक सिस्टम को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, और डायनामिक सिस्टम की जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन और दूसरा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो हम ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन की हमने कुछ बात की थी, तो अभी थोड़ा सा और बस इंट्रोड्यूस ही करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ टिपिकल इनपुट्स, क्योंकि हमारे पास जब कोई सिस्टम है, हम उस सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं। वैसे तो कोई भी इनपुट हो सकती है, कोई रैंडम इनपुट हो सकती है, लेकिन जनरली हम कुछ टिपिकल इनपुट्स के लिए देखते हैं कि सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है। तो वो कुछ टिपिकल इनपुट्स यहाँ देखते हैं। एक इनपुट होती है यूनिट इम्पल्स इनपुट। तो इम्पल्स का मतलब होता है कि जो एक इंस्टेंटेनियस इनपुट है। यहाँ पे आपको इससे देखो समझ में आएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से। यहाँ पे आप देखो टाइम के साथ विद टाइम हमारा इनपुट का क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो इनपुट 0 है, और मान लो बिटवीन टाइम ड्यूरेशन ये टाइम 0 है यहाँ पे। तो टाइम फ्रॉम माइनस एप्साइलन बाय 2 से लेके एप्साइलन बाय 2, इस ड्यूरेशन में इस ड्यूरेशन में हमारी इनपुट का मैग्नीट्यूड था 1/एप्साइलन, मान लो। ठीक है, ये हमारी इनपुट है। तो अब इनपुट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, तो देखो ये लेंथ हो गई एप्साइलन, इसकी हाइट भी हो गई 1/एप्साइलन। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आया। ठीक है, अब अगर हम एप्साइलन को छोटा करते जाएं और एज एप्साइलन अप्रोचेस 0, एप्साइलन अप्रोचेस 0, तो वो हमारा इस पे ऐसे दिखेगा कि वो टाइम 0 पे ही हमारा जो इनपुट है, आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि 1/एप्साइलन विल अप्रोच इन्फिनिटी। लेकिन उसके साथ साथ एक और फीचर है कि आप इस इनपुट को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। जैसे आप बोलो कि आपका कोई स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम था, आपने उसके हथौड़ा मार दिया, हथौड़ा मार दिया तो आपने इम्पल्स इनपुट, एग्जैक्टली वो इम्पल्स इनपुट नहीं होगी, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, आपका कुछ इस तरह का इनपुट होगा कि पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो कि वो एक इम्पल्स इनपुट है। तो जब हम इम्पल्स इनपुट सिस्टम को देते हैं और सिस्टम का जो रिस्पॉन्स मिलता है, उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर हमने यूनिट इम्पल्स दिया है उसको बोलेंगे यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ऐसे ही है यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट स्टेप इनपुट इस तरह से है कि आपने यहाँ पे इस केस में टाइम 0 पे एक स्टेप इनपुट दे दी। स्टेप इनपुट क्या, आपकी इनपुट 1 हो गई, यूनिट स्टेप। ठीक है, 1 था और उसके बाद वो वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, यूनिट स्टेप। हाँ, तो जैसे आपका एग्जाम्पल कंसीडर करना है तो स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, उसमें आपने टाइम 0 पे एक फोर्स लगा दिया। ठीक है, 1 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया और फिर वो उसके बाद वो रह रहा है। ठीक है, तो वो हो गई यूनिट स्टेप इनपुट। यूनिट रैंप इनपुट। यूनिट रैंप मतलब आपकी जो इनपुट है विद टाइम वो इस तरह की है, रैंप इंक्रीज हो रहा है ऐसे। और अगर उसको बोले यूनिट है वो, तो आपकी इनपुट विल बी इक्वल टू टी, तो टाइम के साथ वो इंक्रीज कर रहा है, ये रैंप इनपुट हो गया। और हम दे सकते हैं साइनोसॉइडल इनपुट, जैसे हमारी इनपुट है कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। तो हर एक इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है उसका हम नाम रख देते हैं यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको आप बोल सकते हो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, क्योंकि आपकी स्टेप इनपुट है, तो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम बोल सकते हैं यूनिट रैंप रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि हमारी साइनोसॉइडल इनपुट आउटपुट थी।
अच्छा आगे देखते हैं, अब कुछ एकदम सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लो हमारा सिस्टम है y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स यू टी, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक LTI सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम को आप एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट होंगे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है मान लो, और हमें बोला है इस सिस्टम के पोल्स बताओ कहाँ कहाँ हैं, जीरोस कहाँ हैं, और इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 1/s² प्लस 1। आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लोगे विद जीरो इनिशियल कंडीशन, यहाँ हो जाएगा s²y, यहाँ प्लस वाई इक्वल्स यू, ठीक है। और फिर लोगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, वो आएगा 1/s² प्लस 1। तो ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। और अब आपका जो आउटपुट है y, आउटपुट होगा ये एस डोमेन में है y इक्वल्स ट्रांसफर फंक्शन टाइम्स u, ये हो गया 1/s² प्लस 1। हमारा अगर यूनिट स्टेप इनपुट है, यूनिट स्टेप इनपुट, तो इनपुट हमारी 1 है, उसका जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आएगा 1/s। तो जो u है वो है 1/s, तो वो यहाँ पे हो गया 1/s, ठीक है। तो अब इसका, अब हमें इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना होगा हमें रिस्पॉन्स निकालने के लिए। उसके लिए हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे। ये टर्म लीनियर है तो इसको a/s लिख दिया। ये वाली टर्म क्वाड्रेटिक है, इसको हम लीनियर बना सकते थे, s प्लस आई s माइनस आई, ऐसा कर सकते थे, और उससे भी फिर 3 लीनियर टर्म लेके कर देते, ये भी एक ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्वाड्रेटिक मान के कंसीडर कर लिया। तो ये हो गया, क्वाड्रेटिक को लिखना है तो s² प्लस 1, और ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा bs प्लस c। ये a, b और c की वैल्यू निकाल ली, पहले हमने ये डिस्कस कर लिया है कैसे निकालोगे, वो आ गया। और अब इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे, 1/s का 1 आ जाएगा, और इसका इन्वर्स लैपलेस cos t आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमें रिस्पॉन्स मिला ये है हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो देखो अब ये सिस्टम ऐसा था, इस सिस्टम को हमने इनपुट तो दी थी यूनिट इनपुट। मान लो ये स्प्रिंग मास डैम्पर का ही सिस्टम था, अगर हम उससे कंपेयर करें इसको mx डबल डॉट प्लस cx डॉट, तो यहाँ पे डैम्पर 0 है, c 0 है ना। अगर हम उससे कंपेयर करें, m की वैल्यू 1 हो गई, mx डबल डॉट cx डॉट प्लस kx, k की वैल्यू भी 1 हो गई, और इक्वल्स, और हमने ये 1 न्यूटन का उसके ऊपर फोर्स लगा दिया था। ऐसे सोच सकते हो, जरूरी नहीं है लेकिन सोचने के लिए, 1 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, यूनिट स्टेप इनपुट दी, और वो लगाने के बाद सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या हुआ, सिस्टम का रिस्पॉन्स हो गया 1 माइनस cos t। तो सिस्टम का रिस्पॉन्स वो ऐसे ऐसे करता ही रहा, ठीक है। एक बार इनपुट दी, लेकिन उसमें क्योंकि डैम्पर है ही नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे फिर रुक गया कि वो कहीं स्टेबल हो गया, वो करता ही रहा, ठीक है। ये एक अनडैम्प्ड सिस्टम था। अच्छा, इस सिस्टम के हम पोल्स और जीरोस अगर देखना चाहें, ट्रांसफर फंक्शन के होते हैं हमेशा पोल्स और जीरोस, तो यहाँ पे जीरोस तो कोई है ही नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर को आप जीरो कर ही नहीं सकते, जीरो कोई नहीं है। और पोल्स आप डिनोमिनेटर को जीरो करना चाहोगे तो पोल मिलेंगे प्लस माइनस आई पे, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे एस प्लेन में। ये इमेजिनरी एक्सिस है आई और माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे एक्स लगा दोगे क्योंकि पोल्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया होता, देखो ये इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो हम उसका रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, उसके पोल्स और जीरोस वो सब बता सकते हैं कहाँ पे होंगे, ठीक है। एक दो और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए बस। y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स ut, ठीक है। इसका हमने निकालना है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो अब इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा 1/s² प्लस s,
यहाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस इक्वेशन का लेके निकालोगे, ट्रांसफर फंक्शन इसका ये आएगा। इसके जीरोस कोई है ही नहीं अगेन, और पोल्स कहाँ कहाँ पे होंगे इसके, डिनोमिनेटर के आप फैक्टर करोगे s और s+1, तो s0 और s-1, s0 और -1 यहाँ पे इसके ये दो पोल्स होंगे, ऐसे दिखा दिया। आपने इसकी आउटपुट चाहिए आपको y, वो हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन टाइम्स इनपुट, ट्रांसफर फंक्शन ये है, और यूनिट स्टेप इनपुट है अगर, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1/s होगा, तो उसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे अब ये टर्म इस तरह की हो गई। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पे ये टर्म लीनियर है, s+1 लीनियर है, और ये s², इसको आप सोच लो लीनियर रिपीटेड, s-0 उसका स्क्वेयर, तो एक लीनियर रिपीटेड टर्म है। तो उनको हैंडल ऐसे करते हैं, लीनियर रिपीटेड को आप लिखोगे सम कांस्टेंट ओवर s², सम कांस्टेंट ओवर s, और ये लीनियर टर्म को सम कांस्टेंट ओवर s+1, इन कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, ये आ गया, और उसका फिर आप इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, y" प्लस y इक्वल्स ut, और अब हमने इनपुट दी है cos t, तो हम इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/s² + 1, तो हम आउटपुट हो जाएगी हमारी ट्रांसफर फंक्शन टाइम्स इनपुट ये, और इनपुट है हमारी cos t, cos t का आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, वो आएगा s/s² + 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ गया s/s² + 1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली अब हमें इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना है, वो करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिनको लैपलेस, आप इसको देखो ऐसा भी सोच सकते थे, ये क्वाड्रेटिक टर्म है s² + 1 और वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक है, या आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, यहाँ पे इसको s+i s-i, दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया, s+i s-i और दोनों का स्क्वायर, तो इफेक्टिवली हमारे पास दो लीनियर रिपीटेड टर्म्स आ जाएंगी, s+i का स्क्वायर s-i का स्क्वायर, उसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाएंगे, फिर उसको करेंगे। लेकिन अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म की थोड़ी प्रैक्टिस है तो इसको थोड़ा डायरेक्टली किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले लिखे हैं, देखो ऐसा होता है, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f है, ठीक है, स्मॉल f का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखते हैं f, ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ tf, अगर हमने उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक थ्योरम है, हमें प्रूफ इसका करने की जरूरत नहीं है, वो निकल के आता है -df ds, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ tf निकल के आता है -df ds। ठीक है, तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t वो होता है 1/s² + 1, 1/s² + 1। अब देखो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ df ds इसको, तो मुझे यही निकल के आ रहा है, कुछ और कांस्टेंट होंगे वो मैटर नहीं करते, पर इफेक्टिवली s² + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर 2s -2s होगा, -2s के साथ ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि क्या ये किसी लैपलेस ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव की है ये, तो अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, हाँ ये 1/s² + 1 का डेरिवेटिव है और 1/s, तो काम आसान हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपने फिर ये फार्मूला यूज कर लिया, तो इधर df ds लिखा, और ये हो गया, ये टर्म हो गई लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t, नहीं t sin t। ठीक है, तो इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा t sin t, तो उसका यूज करके यहाँ पे लिख दिया, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y आ गया हमारा ½ t sin t। ठीक है, इस तरह से है ये। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि जब हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं और हम इन पॉइंट्स के बारे में एक एक करके हम देखेंगे इन पॉइंट्स को, लेकिन पॉइंट्स ऑफ कंसर्न ये होते हैं, एक तो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम कार चला रहे हैं
और कोई गड्ढा आ गया या स्पीड ब्रेकर आ गया, तो वो एक इनपुट थी उस सिस्टम को, जो भी उस गड्ढे की या उसकी प्रोफाइल थी उसके कोरस्पॉन्डिंग उसके पास कुछ इनपुट गई। तो अब सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा उस गड्ढे के बाद, अब क्या कर रहा है वो। मान लो सिस्टम ऐसा कर रहा है कि वापस आ जाएगा, मतलब कुछ देर तो वो हिलता रहेगा ऊपर नीचे। मान लो सिस्टम ऐसा है, एक बार गड्ढा आ गया, उसने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया, उसमें कोई डैम्पर है ही नहीं, तो फंस गए फिर। तो उसके बाद वो ऊपर नीचे पूरे रास्ते उछलते रहेंगे एक गड्ढे के बाद। अगर सिस्टम ऐसा है कि वो ऊपर नीचे कर रहा है, पर फिर से वो जो वाइब्रेशन थी ऊपर नीचे वाली उसको जीरो करने में उसने आधा घंटा लगा दिया, तो भी फंस गए। उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आप समझ गए होंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि उसको कुछ इनपुट मिली, हमने दे दी, और फिर विद टाइम उसका क्या रिस्पॉन्स है ये मैटर करता है। एक गड्ढा आ गया, उसके बाद कैसा वो कर रहा है, वो जल्दी से सेटल हो जाएगा या बहुत देर लगाएगा, और ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जब वो सेटल नहीं हुआ उसकी जो वाइब्रेशन होगी बहुत ज़्यादा होगी ऊपर नीचे या कम होगी, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, ऐसे आप और सिंपल एग्जांपल ले सकते हो। मान लो एक कमरे को हमने ठंडा करना है, तो हमने सिस्टम को सेट किया हुआ है कि कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री पे रखना है। अब सिस्टम ने, एयर कंडीशनिंग सिस्टम ने काम करना शुरू किया, अब उसने अगर 15 घंटे लगा दिए 25 डिग्री में आने में, उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऐसा था कि वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है 25 पे आने में, तो कोई अच्छी बात तो हुई नहीं, अच्छा नहीं है उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। या उसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि एक बार उसने ठंडा करना शुरू किया तो वो उसी पे जुट गया, टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री पे ले आया वो, और फिर गर्म कर रहा है क्योंकि उसको 25 पे रखना है। एक बार तो उसने कम कर दिया, फिर वो गर्म कर रहा है, वो 30 पे ले गया, वो उसी में ऑसिलेट ही होता रहा, तो उसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये है, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मैटर करता है। दूसरी चीज है स्टेडी स्टेट एरर, के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बाद जब सिस्टम स्टेडी स्टेट में आ गया तो उस स्टेट में उसका क्या एरर है। तो अब अगर ये एग्जांपल लेना चाहो, ये बम्प ऑन रोड, ठीक है, तो आपको झटका लगा और मान लो झटके के बाद वो सेटल तो हो गया, उसकी वाइब्रेशन रुक गई, लेकिन अब आपका सिस्टम ऐसा है कि आपके वो स्प्रिंग वगैरह जो भी थे, वो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स इस तरह का है कि अब आपकी सीट 2 सेंटीमीटर ऊपर हो गई है। उसका जो स्टेडी स्टेट ले तो आया वो, लेकिन उसमें अब उसने एक एरर इंट्रोड्यूस कर दिया है कि वो पहले लेवल की जगह है थोड़ा ऊंचा या नीचा है। तो आप सोच लो कैसा होगा। या आप कमरे को ठंडे करने वाले एग्जाम्पल में अगर सोचना चाहो, तो आपने सेट किया था 25 डिग्री टेम्परेचर, और वो आपका सिस्टम काम करके स्टेडी स्टेट में ले आया, और स्टेडी स्टेट में टेम्परेचर 24 है, 25 नहीं है। ठीक है, तो 1 डिग्री का जो एरर है वो स्टेडी स्टेट एरर है। तो ये सिस्टम के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, उसकी क्या इक्वेशंस उसको डिस्क्राइब कर रही हैं कि वो कभी भी स्टेडी स्टेट एरर ज़ीरो ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल है। और हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज करना, हम चाहते हैं उस सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स अच्छा हो, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, हम चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल हो। सिस्टम स्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी ऐसी एक पर्टिकुलर इनपुट मिली और उसके बाद वो अनस्टेबल हो गया। तो जैसे स्प्रिंग और मास के सिस्टम में आपको पता है रेजोनेंस हो जाती है अगर डैम्पर नहीं है। तो अगर डैम्पर नहीं है फॉर सम फ्रीक्वेंसी, अगर उसको कुछ साइनोसॉइडल उसको इनपुट दी, सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं, कुछ फ्रीक्वेंसी के लिए उसमें रेजोनेंस हो जाएगी, उसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, तो सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। तो हम चाहते हैं सिस्टम स्टेबल भी हो। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर, और उसके साथ सिस्टम की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक होता है जिसको बोलते हैं बीबो स्टेबिलिटी। इसका मतलब है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबिलिटी।
बीबो। तो इसकी डेफिनेशन कैसी है? डेफिनेशन है ए सिस्टम इज बीबो स्टेबल। हम सिस्टम को या तो बीबो स्टेबल बोलेंगे या बीबो अनस्टेबल। तो ए सिस्टम इज बीबो स्टेबल इफ फॉर एनी, यहाँ पे एनी डाल देना, इफ फॉर एनी गिवन इनपुट यूटी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ यूटी इज लेस देन इंफिनिटी। मतलब हमने जो इनपुट दी है सिस्टम में वो फाइनाइट दी है फॉर ऑल टाइम, ठीक है। द सिस्टम आउटपुट इज बाउंडेड फॉर ऑल टाइम, दैट इज उसकी आउटपुट भी लेस इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी। तो मैं सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। बीबो स्टेबल सिस्टम का ये मतलब है कि हमने उस सिस्टम को कोई इनपुट दी और वो इनपुट फॉर ऑल टाइम, ऐसा नहीं है जस्ट राइट नाउ, फॉर ऑल टाइम वो इनपुट बाउंडेड थी, वो इनपुट इनफाइनाइट नहीं हो जाती। और अगर उस सिस्टम की आउटपुट भी फॉर ऑल टाइम बाउंडेड रहती है, इनफाइनाइट नहीं हो जाती, तो हम उसको बोलेंगे कि सिस्टम बीबो स्टेबल है, ठीक है। तो अब हमने कुछ एक इनपुट्स की बात की थी, मैं एक बार वापस उस पर लेके जाता हूँ, कुछ स्टैंडर्ड इनपुट की। तो देखो ये जो यूनिट स्टेप इनपुट है ये बाउंडेड है, ठीक है, फॉर ऑल टाइम ये एक बाउंडेड इनपुट है। अब इस इनपुट के लिए सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है वो अलग बात है, पर ये इनपुट बाउंडेड है। यूनिट रैंप इनपुट ये अनबाउंडेड है, क्योंकि दिस इक्वल्स टी और ये टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। एज टी अप्रोचेज इन्फिनिटी ये इनपुट भी हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये एक बाउंडेड इनपुट नहीं है। साइनोसॉइडल इनपुट ये भी देख लो, ये बाउंडेड इनपुट है, ये जस्ट ऑसिलेट करती रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है फॉर ऑल टाइम, तो ये बाउंडेड इनपुट है। तो आप समझ गए होंगे बीबो स्टेबिलिटी में आइडिया ये है, हमने एक सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दी तो हमारी आउटपुट भी फॉर ऑल टाइम बाउंडेड रह रही है। अगर रह रही है तो हम उसको बोलेंगे बीबो स्टेबल, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं और उससे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। मान लो कोई सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन ये है s+2 ओवर s+1 s+10। तो हमें देखते ही पता लग रहा है इस सिस्टम की जीरो कहाँ पे है, -2 पे। -2 पे तो इसकी जीरो है, और -1 और -10 पे इसके पोल्स हैं, -1 और -10 पे पोल्स हैं। और हमने इसको यूनिट स्टेप इनपुट दी। यूनिट स्टेप इनपुट, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप लेंगे 1/s आएगा, तो आपके जो आउटपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म वो हो जाएगा ये ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय 1/s। इसके आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन बनाएंगे, वो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, आपकी आउटपुट ये आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो ये अब एक हमारी जो आउटपुट है यहाँ पे बाउंडेड आउटपुट मिली है हमें, बाउंडेड, क्योंकि आउटपुट को देख लो, टाइम की वैल्यू 0 डालो, टाइम की वैल्यू 0, ठीक है, तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी। और t जैसे जैसे बढ़ रहा है ये e⁻⁻t है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये e⁻⁻10t है, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं फॉर ऑल टाइम, फॉर दिस इनपुट, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट, इसका जो रिस्पॉन्स मिला फॉर ऑल टाइम बाउंडेड है, ठीक है। तो इस इनपुट के लिए ये स्टेबल आया, अब बाकी इनपुट के लिए आया कि नहीं आया वो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पे मेन पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो जब हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे ये इक्वेशन, तो इसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ पोल हैं, पोल हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ थे, -1 और -10, ठीक है। तो पोल तो थे, इस केस में तो पोल थे ही रियल, तो पोल का रियल पार्ट क्या है, -1 और -10। तो यहाँ पे देखो रियल पार्ट ऑफ पोल अपीयर एज एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो टर्म है देखो e⁻t, यहाँ पे साथ में क्या है, -1 एक पोल है, ठीक है। e⁻−10t, यहाँ पे -10 क्या है, एक पोल है। तो अगर आपने ऐसा, तो आप हमेशा कर सकते हो कि
नीचे चाहे क्वाड्रेटिक टर्म होती, कोई भी टर्म होती, उसके आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स में तो रूट निकाल ही सकते हो। तो इफेक्टिवली आपने ऐसा लिख दिया नीचे सिर्फ लीनियर टर्म्स हैं, ऐसा कंसीडर कर दिया नीचे सिर्फ लीनियर टर्म्स हैं, ठीक है। और उन लीनियर टर्म्स में से कुछ टर्म हो सकता है रिपीटेड हो, कुछ हो सकता है रिपीटेड ना हो, और उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने के बाद जब हम इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो एक्सपोनेंट्स आएंगे, एक्सपोनेंट्स वो होंगे पोल्स का रियल पार्ट। तो ये करके देख लेना, हमेशा ऐसा ही आता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि पोल -1 और -10 पे थे तो ये -1 और -10 आया और ये स्टेबल हो गया। आप देखो क्योंकि ये टर्म भी 0 हो जाएगी एज टाइम इंक्रीजेज, ये भी 0 हो जाएगी, हमारी आउटपुट हमारी बाउंडेड है। लेकिन मान लो इस सिस्टम का एक पोल यहाँ पे होता, यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, यहाँ राइट हैंड साइड पे कहीं पे होता, इस तरफ यहाँ होता, यहाँ होता, तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होता। मान लो 5 + 5i ऐसा कोई पोल होता है इस सिस्टम का, 5 + तो 5 + 5i यहाँ पे पोल होता, उसका रियल पार्ट 5 होता। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक टर्म आती, उसके कोफिशिएंट्स जो भी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आती e⁵ e⁵ और वो हमें पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो टर्म बढ़ती जाएगी, और एज t बिकम्स इन्फिनिटी वो टर्म भी इट विल अप्रोच इन्फिनिटी। तो हमारी जो आउटपुट है वो बाउंडेड नहीं रही, तो सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं है। तो इससे ज़्यादा हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, मैं जस्ट यहाँ पे रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ। तो देखो ये हमारा एस प्लेन है और ये तो उसका लेफ्ट हैंड पार्ट है, LHP का मतलब है लेफ्ट हैंड प्लेन, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, जहाँ पे पोल अगर इस रीजन में है तो उसका रियल पार्ट नेगेटिव होगा, यह है लेफ्ट हैंड प्लेन। यह है राइट हैंड प्लेन, अगर पोल इस रीजन में है तो उसका रियल पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हमने, ये आपको पता है इमेजिनरी एक्सिस, तो इमेजिनरी एक्सिस को ना तो हम लेफ्ट हैंड प्लेन में काउंट कर रहे हैं ना राइट हैंड प्लेन में, हमने एक तरह से एस प्लेन को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड प्लेन, राइट हैंड प्लेन और इमेजिनरी एक्सिस। और अब डिपेंडिंग ऑन हमारे पोल्स कहाँ पे हैं, क्योंकि पोल्स को हम एस प्लेन में दिखाते हैं, मेरे पोल यहाँ पे आए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट हम इमीडिएटली बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम बीबो स्टेबल है कि नहीं है। अगर सारे के सारे पोल्स, अब ये देखो ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे हैं, अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में हैं, सारे के सारे इधर हैं, तो उनके जो रियल पार्ट है मान लो -1 -2 कुछ भी हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे टर्म्स आएगी e⁻−t, सारी की सारी में माइनस होगा, तो वो बीबो स्टेबल होगा। अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में हैं तो वो बीबो स्टेबल होगा, ठीक है। अगर एक भी पोल, एनी पोल राइट हैंड प्लेन, यहाँ पे अगर एक भी आ गया, ठीक है, अगर रियल पोल हुआ तो एक ही जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इमेजिनरी हुए तो हमेशा वो पेयर्स में आएंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में, अगर एक इधर है तो एक उसका कॉन्जुगेट नीचे होगा, इस तरह से आएंगे। तो अगर राइट हैंड प्लेन में एक भी पोल आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उस पोल के कोरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स में यहाँ पे टर्म आएगी e⁻ पॉजिटिव में t, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर पोल्स हमारे, तो अब अगर सारे के सारे इधर हैं तो स्टेबल है, एक भी इधर आ गया राइट हैंड प्लेन में तो अनस्टेबल है, ठीक है। अब उसके साथ देखते हैं अगर हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे पोल हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर रिपीटेड पोल्स हैं, रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, रिपीटेड का मतलब है जैसे मान लो एक पोल यहाँ पर है, अगर एक पोल यहाँ पर है उसका कॉन्जुगेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेजिनरी जब होता है उसका कॉन्जुगेट साथ में आता है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन दोनों ही रिपीटेड हैं, यहाँ पे भी 2 पोल्स हैं, यहाँ पे भी 2 पोल्स हैं, तो रिपीटेड पोल्स हो गए, ठीक है, रिपीटेड पोल्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस अगर ऐसा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है।
अगर नॉन रिपीटेड पोल है इमेजिनरी एक्सिस पे, नॉन रिपीटेड, जैसे एक पोल यहाँ है एक पोल यहाँ है, तो नॉन रिपीटेड है, ऐसा नहीं है यहाँ पे भी दो पोल है यहाँ पे भी दो है, अगर नॉन रिपीटेड है तो उस सिस्टम को कई लोग तो उसको भी अनस्टेबल क्लासिफाई करते हैं, लेकिन कई उसको बोलते हैं क्रिटिकली या मार्जिनली स्टेबल है। उसका मतलब ये है, मैं जस्ट यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। मान लो हमारे नॉन रिपीटेड पोल्स आए, एक पोल यहाँ पे आया आई पे और उसका कॉन्जुगेट एक पोल यहाँ पे आया माइनस आई पे, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम सिर्फ कॉस टी या साइन टी, कॉस टी या साइन टी उस इनपुट पे अनस्टेबल बनेगा, और कोई भी इनपुट इसको दोगे तो ये स्टेबल रहेगा। तो इसलिए इसको क्रिटिकली या मार्जिनली स्टेबल बोल देते हैं, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर इनपुट के लिए ये अनस्टेबल है, वैसे स्टेबल रहता है। मान लो इसके पोल यहाँ पे आए 2i और -2i, नॉन रिपीटेड है 2i और -2i। तो अब ये जो सिस्टम है ये cos 2t और sin 2t, क्योंकि 2i और -2 पे आए तो cos 2t और sin 2t, इस अगर ये इनपुट देंगे तो ये अनस्टेबल होगा, इसके अलावा कोई और इनपुट देंगे तो ये स्टेबल आएगा। तो इसको कई लोग अनस्टेबल, आपकी मर्जी, आप इसको अनस्टेबल बोलना चाहो अनस्टेबल बोल सकते हो, क्योंकि ऐसी इनपुट है जिसके लिए ये सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। तो अगर इसको अनस्टेबल बोलना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन कई इसको क्रिटिकली या मार्जिनली स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ उसके पोल्स देख के, ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स देख के ही हमें पता लग जाता है कि वो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए हैं और देखते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अब ये ट्रांसफर फंक्शंस हैं, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, यहाँ देखें। इसके पोल्स हुए -1 और -10 पे, -1 और -10, तो इसके सारे के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में है, तो ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल। इसका पोल हुआ, एक तो हुआ 1 पे, दूसरा -10 पे, तो -10 वाला तो ठीक है लेफ्ट हैंड प्लेन में है, लेकिन 1 वाला राइट हैंड प्लेन में आ गया, राइट हैंड प्लेन में कोई भी पोल आ गया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें 1/s s+1, तो इसके दो पोल्स कौन कौन से हैं, 0 और -1। -1 तो ठीक है लेफ्ट हैंड प्लेन में है, अब 0 कहाँ आ गया, 0 आ गया इमेजिनरी एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे। लेकिन अगर यहाँ पे एस पेयर होता तो 0 के ऊपर रिपीटेड पोल हो जाता, कि 0 के ऊपर दो पोल्स हैं अब, लेकिन ये रिपीटेड पोल नहीं है, नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो, नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस अगर ऐसा है तो या तो सिस्टम को आप अनस्टेबल बोल दो या उसको क्रिटिकली स्टेबल भी बोल सकते हो। तो ये जो सिस्टम है ये क्योंकि 0 पे आया, अब cos 0t वो तो 1 हो गया, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इसको अगर आप यूनिट स्टेप इनपुट देंगे, यूनिट स्टेप इनपुट, तो ये अनस्टेबल आएगा उसका। आप अगर कैलकुलेट करके देखना चाहो, हमने कुछ कैलकुलेशन के एग्जांपल देखे, उसके लिए अनस्टेबल आएगा, ठीक है। इसका नॉन रिपीटेड पोल है s = 0 पे। अच्छा, ये वाला देखें, इसमें एक तो पोल है -1 पे, -1, तो वो ठीक है लेफ्ट हैंड प्लेन में है, और यहाँ पे s²+1 को 0 करेंगे तो +-i, तो +-i मतलब हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे नॉन रिपीटेड पोल आए हैं, ठीक है, नॉन रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो या तो आप अनस्टेबल बोल दो या क्रिटिकली स्टेबल बोल दो, ठीक है। तो ये cos t और sin t पे ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ये सिस्टम की जो आउटपुट है। ये देखो 1/s² s+1, एक पोल इसका -1 पे है, वो लेफ्ट हैंड प्लेन में हो गया, और s = 0 पे इसका रिपीटेड पोल है, ठीक है। तो हमें मिल गया रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस अगर आ गया तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है। एक और देख लेते हैं यहाँ पे,
इसका तो ये तो पोल अगर -4 पे, तो ये लेफ्ट हैंड प्लेन में है। तो एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको ब्रेक करोगे तो आपको मिलेगा आई और माइनस आई। आई और माइनस आई पे रिपीटेड पोल्स हैं, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे तो ऐसा आएगा प्लस माइनस आई, और यहाँ पे दो टर्म्स थी तो आई पे भी दो पोल्स हैं और माइनस आई पे भी, तो ये हो गया रिपीटेड पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो ये सिस्टम भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एक जब हम सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इमीडिएटली उसके पोल्स देख के हमें सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। यहाँ रुकेंगे।